दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने दो कंपनीज के ऊपर डिस्कशन किया है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कर चुकी है अपने इन्वेस्टर्स को। दो कंपनीज के स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने। तो फंड के ऊपर भी डिटेल में बात की है, साथ में जो दो कंपनीज है उनके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन किया है। सो दोस्तों रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। आज के दिन रिजल्ट की शीट अवेलेबल नहीं है। देखिए मार्केट तो बंद है, सैटरडे है, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, शीट नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा आपको रिटर्न फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो एसबीआई की एक्सपेक्टेशन मेंशन है और इसमें नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस का डिक्लाइन कर सकता है 13% के साथ में, और जो प्रॉफिट होगा वो 17,800 करोड़ का हो सकता है। सो एक्चुअल नंबर्स दोस्तों आपके सामने है। इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ चुकी है 3% के साथ में, और जो कंपनी का प्रॉफिट है 10% के साथ में गिरा है। तो 17,800 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, यानी 17,800 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, और यहाँ पे 18,642 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने दिखाए हैं। तो नंबर्स हम बोल सकते हैं ठीक है, खराब नंबर्स यहाँ पे नहीं है। चार्ट के पैटर्न को देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ, निफ्टी सरकारी बैंक्स के ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं, और इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काफ़ी समय तक पैसा नहीं बनाता। ये एकमात्र सा बैंक है जो अच्छा परफॉर्म कर देता है, मतलब बाकी खराब परफॉर्मेंस के अंदर कम खराब परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म में, तो उसको अच्छा परफॉर्मेंस बोल देता है। देखोगे तो 10 से लेकर 20 तक कोई रिटर्न्स नहीं मिले, 10 साल तक कोई कंपाउंडिंग नहीं, कोई पैसा नहीं बना। उसके बाद में एक मेजर ब्रेकआउट हुआ, और अभी अगर मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं, मंडे के दिन मार्केट इसको अप्रिशिएट करता है, स्टॉक ऊपर जाता है, तो हाई चांसेस है ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने के लिए। जो बाकी बैंक्स भी बढ़ चुके हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी बैंक्स ऑल टाइम हाई पर है। तो ट्रेडर बैट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों मंडे को किस तरह का यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। इसके भी रिजल्ट आए हैं। जो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट इंटरेस्ट इनकम है ये डिक्लाइन कर सकती है 7374 करोड़ तक, और प्रॉफिट पे आते हैं सीधा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेकंड पैराग्राफ में, नेट प्रॉफिट कंपनी का आ सकता है स्टैंड अलोन बेसिस का 3606 करोड़ का, डाउन हो सकता है 13% के साथ में वायनोवा बेसिस में। ठीक है, तो स्टैंड अलोन की यहाँ पे बातचीत की गई है। वैसे एक बार हम देखते हैं कंसोलिडेट रिजल्ट। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 4933 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज़ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। स्टैंड अलोन का फिगर हम देखते हैं, और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3606 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 3552 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इसके रिजल्ट हम बोल सकते हैं लेस देन एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा बड़ा मिस नहीं है, लेकिन ठीक है चलो एक्सपेक्टेशन से कम हम इसको बोल सकते हैं। लेट्स सी दोस्तों मंडे को किस तरह का इंपैक्ट होगा। स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पे है, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से वीक होते हैं, या फिर जो भी बैड न्यूज़ आती है तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि मंडे को किस तरह का काम यहाँ पे होता है। बाकी दोस्तों आपको पता ही है, कुछ महीनों पहले या कुछ क्वार्टर पहले यहाँ पे एक न्यूज़ थी, आरबीआई ने बैन किया था इसके कुछ प्रोडक्ट्स को, और स्टॉक अभी उस प्राइस से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो फियर में जिसने भी देखा होगा, क्योंकि टेम्परेरी बैन था ये, उसके बाद में अच्छे पैसे यहाँ पे बने। तो यही होता है, मार्केट पेशेंस रखना पड़ता है, और टेम्परेरी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग करते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसे है कि काफ़ी क्वार्टर हो गए, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, या कोई प्रॉब्लम हो चुकी है कंपनी के अंदर जो परमानेंट है या बहुत लंबी चलेगी, तो वैसे में इन्वेस्टर्स नीचे भी नहीं खरीदते हैं, उन कंपनीज को छोड़ देते हैं अगर पोर्टफोलियो में है। काफ़ी समय से अपन देख पा रहे हैं कि नंबर्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट के पास में कोई गाइडेंस भी नहीं है, कोई प्लान्स भी नहीं है, तो ऐसे में कितनी भी अच्छी कंपनी हो, एक बार हमको उससे स्विच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल है डी मार्ट का। डी मार्ट के रिजल्ट आज आउट हो चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन थी 630 करोड़ के प्रॉफिट की, यानी 630 करोड़ के प्रॉफिट आने चाहिए, तब हम बोलेंगे नंबर्स ओके है। 630 के ऊपर जाएंगे तो नंबर्स अच्छे, नीचे आएंगे तो खराब है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 630 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी, प्रॉफिट इसके निकले हैं ओनली 550 करोड़ के, यानी काफ़ी बड़ा डिप है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो 630 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 550 करोड़ के प्रॉफिट है, तो काफ़ी बड़ा डिप यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखो रीज़न क्या है, प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, ताकि इन्वेस्टर्स डिसीजन लेके उस हिसाब से कल के दिन बाइंग सेलिंग होगी वो आपको पता चल जाएगा। डिसीजन क्या है इन्वेस्टर्स का, बिकवाली होगी, स्टॉक नीचे आएगा तो ऑब्वियस वहाँ पे बेचा होगा इन्वेस्टर्स ने, बाकी बाइंग भी हो सकती है अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो। बाकी दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ चुका है 18% के साथ में। तो जब भी कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़ता है तो कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन डिप करते हैं, और ये जो सेक्टर होता है सेंसिटिव होता है मार्जिन के ऊपर।
मार्जिन सेंसिटिव सेक्टर इसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम मार्जिन होते हैं, सिंगल डिजिट में प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं, वो थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी से गिरता है, इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आता है। अभी आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिप है इसके प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर, आगे चल के अपन बातचीत करते हैं उसके ऊपर, और मैनेजमेंट ने क्या बोला है वो भी एक बार हम देखते हैं। आगे चलते हैं। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी स्लो हो चुकी है 8% तक। इसी क्वार्टर में पिछले साल सेल्स थी 10.3% की, जो कि अभी कम होके 8.10% की हो चुकी है। सो सेल्स में कमी है, प्रॉफिट में कमी है, प्रॉफिट के मार्जिन में कमी है, तीनों फ्रंट के ऊपर कंपनी वीकनेस दिखा रही है। काफी क्वार्टर से अपन ये चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टर देखता है कि प्रॉब्लम टेम्पररी नहीं है, लंबी चल सकती है, तो वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, स्विच भी करता है इन्वेस्टर, क्योंकि दिख रहा है उसको आगे चल के कुछ क्वार्टर खराब जा सकते हैं या काफी क्वार्टर खराब जा सकते हैं। अब देखो पता कैसे करते हैं कि आगे वाले क्वार्टर कैसे जा सकते हैं, कमेंट्री देखते हैं कि कंपनी का सीईओ क्या बोल रहा है। अभी हमने जितने भी क्वार्टर में कमेंट्री देखी, पिछले क्वार्टर में कोई भी इंप्रूवमेंट हमने नहीं देखा, कुछ भी पॉजिटिव टॉक हमने नहीं सुनी। तो ये पॉइंट्स होते हैं जहां पे इन्वेस्टर या तो होल्डिंग हल्की करता है या कुछ और देखने की कोशिश करता है, या फिर किसी के पास में टाइम है काफी तो डेफिनेटली वो होल्ड भी करता है। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर। अब देखो यहाँ पे सीईओ ने क्या बोला है उसको देखते हैं, ताकि अच्छे से हम समझ पाए इसमें क्या सीन है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरा है मेनली 3 रीजंस की वजह से। पहला जो रीजन है आप देख सकते हैं कि मोर कंपटीशन इन एफएमसीजी सेगमेंट। एफएमसीजी वैसे भी इनका बहुत कम मार्जिन के साथ में काम करता है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेचता है, उसमें अब कंपटीशन आ चुका है कि काफी सारी कंपनी तो लॉस में बेच रही है, मतलब खुद घाटा खा लेगी, बट एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और सस्ते में बेच देगी आपके घर पे आके। तो ऑब्वियस है उसकी वजह से इसको भी सस्ता देना पड़ेगा, इसके मार्जिन और इफेक्ट हो गए। सेकंड आप देख सकते हैं जो एंट्री लेवल के स्टाफ होते हैं उनकी वेजेस, उनकी सैलरी अभी थोड़ी सी ज्यादा इनको देनी पड़ रही है, इन्फ्लेशन हो चुका है, ऑब्वियस उनके भी खर्चे होते हैं, सब खर्चे करते हैं तो सैलरी भी उनको उस हिसाब से देनी पड़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सैलरीज भी बढ़ती है, वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। एज एन इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम है, बट एम्प्लॉइज के लिए तो ऑब्वियस है, होना ही चाहिए। कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए, जिसमें एम्प्लॉइज भी आ गए, पहले कम थे एम्प्लॉइज, अब थोड़े से ज्यादा इनको रखने पड़ते हैं। साथ में आप देखोगे तो कंपनी ने काफी सारे स्टोर्स ओपन किए हैं, इस वजह से कंपनी की लागत आई है, नए स्टोर्स ओपन करने में एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये एक्सपेंशन जब हिट होता है, जब काम आता है, जब मार्केट अच्छा हो और कंपनी की सेल्स अच्छी आ रही हो, कि कंपनी ने पैसे तो लगाए हैं लेकिन कंपनी अपनी सेल्स इंप्रूव नहीं कर पा रही है, तो जो पैसे लगाए हैं वो काम नहीं आते हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे रीजन जो भी है, क्या ये रीजन ऐसा है कि 1-2 क्वार्टर में सॉल्व हो जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि एफएमसीजी में जो कंपटीशन है, ये जो जेप्टो इस तरह की एप्लीकेशन है, क्या ये बंद हो जाएगी? नहीं, हो सकता है और कंपटीशन बढ़ जाए। तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं दिखती है, हो सकता है मीडियम टर्म के लिए हो। ठीक है, स्टाफ वाली प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन, ये भी सॉल्व नहीं होगी। अब एक बार सैलरी ज्यादा दे दी तो कम नहीं होती है, फिर वो ज्यादा ही होती है उसके बाद में। ठीक है, अपनी सर्विस को इंप्रूव करना, ये सब इसमें आ चुका है, और नए स्टोर्स ओपन आगे भी हो गए तो उसकी भी लागत बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट बताने की कोशिश कर रहा है कि चलेगी अभी, ये काफी टाइम इसमें लग सकता है, तो देख देख सकते हैं इन्वेस्टर उसके हिसाब से। साथ में दोस्तों इन्वेस्टर ने कंपनी के सीईओ ने बताया कि मैं तो जा रहा हूँ, आपको बताइए इनकी रिजिग्नेशन इन्होंने दे दिया है, इनकी जगह अंशुल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सीईओ की पोस्ट के ऊपर। अब क्या होगा, नेक्स्ट 4 से लेकर 5 महीनों में इनको ऑपरेशन संभालने के लिए दे दिया जाएगा। अब कुछ इन्वेस्टर अभी देखेंगे, अपना डिसीजन लेके, कॉल लेके, या तो बेचना है, खरीदना है या रखना है। काफी लोग वेट करेंगे कि कुछ देखते हैं इनके भी क्वार्टर के अंदर अंशुल जी जो आ रहे हैं ये क्या करते हैं इस कंपनी को लेकर, हो सकता है इसकी काया पलटते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो ये कुछ पॉइंट है जो होप लेकर आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। बाकी पॉइंट देखे वैसे तो काफी खराब है, निराशाजनक हम बोल सकते हैं। यहाँ पे डेटा पैटर्न हमको देखने को मिला, जैसे अगर आप देखोगे ना तो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर 7% के मार्जिन थे। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनके रिजल्ट को वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं, क्यों उनके बेसिस पे नहीं करते हैं? तो वाई बेसिस पे भी बहुत डिसअपॉइंट किया इन्वेस्टर को। 1% के साथ में मार्जिन इसके कम हो चुके हैं, 6% हो चुके हैं, और 6% के मार्जिन पिछले 10-12 क्वार्टर में, पिछले 5-7 साल में हम बोल सकते हैं एक बार भी देखने को नहीं मिले हैं। तो ये चीज इन्वेस्टर को बुरी लगेगी, और हो सकता है कल स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, काफी गिरे मंडे को, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो भी
विजिलेंट है, देखता है स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट, उसको पता होता है हिस्ट्री में क्या हो चुका है, तो वो अपना डिसीजन लेता है। जैसे हमने बातचीत की थी कि पिछली बार क्या हुआ, जैसे ही बिजनेस अपडेट आई उससे पहले से ही स्टॉक गिरना शुरू हो गया। रिजल्ट आए उससे पहले स्टॉक गिर गया, रिजल्ट खराब थे तो स्टॉक और गिरा। अभी क्या हुआ, रिजल्ट आने से पहले स्टॉक डेली बेसिस पे नीचे जा रहा है। तो ये हिंट हमको चार्ट ने दिया था, डिस्कशन किया था। अब रिजल्ट खराब है, लेट्स सी कि वापस अपने सपोर्ट पर आता है स्लोली या फिर नहीं। बाकी दोस्तों कल देखते हैं, यानी मंडे को देखते हैं किस तरह का मूवमेंट यहाँ पे स्टॉक में होता है। अब देखिए CDSL है, इसकी एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो इसको विदाउट एक्सपेक्टेशन हम देख सकते हैं। प्रॉफिट कंपनी की डिप कर चुके हैं, गिर चुके हैं 22% के साथ में, 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का आ चुका है। रेवेन्यू भी कंपनी का गिरा है 5% के साथ में, तो गिरावट है। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 12.5 रुपीज पर स्टॉक का। अब डिविडेंड तो चलो आपको बताइए अभी मार्च क्वार्टर के अंदर काफी अच्छा आता है। अब देखिए यहां पे आप नोट करोगे रशिया यूक्रेन के समय मार्च 22-23 में, तब भी कंपनी का प्रॉफिट गिरा था। ये तो वायनल बेसिस की बात कर रहा हूं मैं। 312 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 276 करोड़ का हुआ था। पिछली कुछ इसी तरह की सिचुएशन को देखते हैं। 20 में मार्केट गिरा था तो 20 में देखो 107 करोड़ रुपीस ही कमाए थे कंपनी ने, जबकि 19 में मार्केट नहीं गिरा, सही था, तो 115 करोड़ रुपीस कमाए थे। तो कहने का मतलब यह है जो मार्केट बर्बाद होता है, मार्केट खराब होता है, तो नहीं होता है इनका प्रॉफिट ज्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, आईपीओ आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है इन कंपनीज में। अब ये कंपनीज क्या होगा, जैसे डीमार्ट तो मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो कंपनी की खुद की जो सिचुएशन है, कंपटीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें रिसर्च ज़्यादा लगेगी और उसमें डिसीजन लेने में भी ज़्यादा शक्ति लगेगी। बट ऐसी जो भी कंपनीज है जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, उनमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अब मार्केट अगर खराब करेगा तो ये कंपनीज बहुत खराब करेगी, मार्केट अच्छा करेगा तो ये कंपनीज बहुत अच्छा करेगी, सिंपल सा फैक्ट है। तो मार्केट अभी खराब कर रहा है, रिजल्ट खराब आए हैं, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड होगा, मार्केट को पता होगा ये सब। देखते हैं कल कैसा रिएक्शन आता है। इन कंपनीज में कभी भी स्टॉक का प्राइस रिजल्ट के बेसिस पे चलो 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से चलता है। अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मार्केट अगर अच्छा कर देगा, स्टॉक खराब रिजल्ट के बाद भी ऊपर चल जाएगा, क्योंकि मार्केट सोचेगा कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा है, तो जो अभी 3 महीनों में कामकाज होगा वो रिफ्लेक्ट होगा अगले क्वार्टर में, तो क्यों ना स्टॉक को लिया जाए। तो ये प्रॉपर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, निफ्टी ट्रैक कर सकते हैं ऐसी कंपनीज के लिए। देखते दोस्तों कल क्या मूव इसमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1250 का एक सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि रेसिस्टेंस था पहले। देखते इसको तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।